नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी मैनपुरी में किसे मिलेगा ताज, क्योंकि भाजपा ने डिंपल के सामने सपा के पुराने सिपाही रघुराज शाक्य को मैदान में उतारा है। ऐसे में सभी की निगाहें शिवपाल पर टिकी हैं, जो अपने पत्ते नहीं खोल रहे। लेकिन शिवपाल के सामने एक चरखा दांव अब अखिलेश ने उन्हें स्टार प्रचारक बनाकर चला है। वहीं बात करेंगे भाजपा के त्रिमूर्ति प्लान की, क्योंकि भाजपा ने तीनों सीटों पर वोट बैंक का गुणा भाग लगाकर उन्हें मैदान में उतारा है। साथ ही बताएंगे खतौली के दंगल की, जहां मदन भैया के सामने बाहरी वाला कार्ड उनकी मुश्किल बढ़ा रहा है। तो कहीं मत जाइए, रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और आज विश्लेषण में शुरुआत मैनपुरी के दंगल से, क्योंकि उपचुनाव का सबसे बड़ा सेंटर बना हुआ है, जहां सपा के सामने अपने किले को बचाने की चुनौती है। तो भाजपा ने अब सपा के इस किले को ढहाने के लिए सपा के पुराने खिलाड़ी को मैदान में उतारा है, जो न सिर्फ मैनपुरी में कमल खिलाने का दम भर रहा है, बल्कि खुद को मुलायम का सच्चा शिष्य बता रहा है। किसको मिलेगा मैनपुरी का ताज? मैदान में डिंपल वर्सेज रघुराज। नेताजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा आने वाले चुनाव में। और वोटर के नाते हमारा भी पूरा अधिकार है, और मुलायम सिंह का शिष्य हूँ। बेटे से ज्यादा शिष्य का अधिकार होता है। शिवपाल का अदृश्य सिपाही डिंपल से लड़ेगा लड़ाई। मुलायम सिंह बड़े नेता थे, मुलायम सिंह का कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने पता नहीं आज समाजवादी पार्टी को मजबूत किया, नेताजी किस तरह किया था, माननीय शिवपाल सिंह ने किस तरह मजबूत करनी है, आप सब जानते हैं। शिवपाल जी उनके साथ तो नहीं है, ये तो तय है ये। और शिवपाल जी उनके साथ नहीं है तो उससे उनको परेशानी होगी, और उनको परेशानी कर दे कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो। मैनपुरी की महाभारत में आर पार की जंग, जनता का आशीर्वाद किसके संग? रघुराज शाक्य जनता के बीच में जाएगा, मैं उनके चरण छूंगा, पैर छूंगा, बुजुर्गों के उनके आशीर्वाद मिलेगा। नेताजी के नाम पर इस चुनाव को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके जनता भेजेगी, और सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आशीर्वाद के रूप में पूरा का पूरा वोट यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव जी को मिलेगा। विरासत बचाने के लिए अखिलेश का लाल घेरा, भाजपा के महारथी डालेंगे डेरा। आने वाले विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव में विजय पताका फहराएंगे, बड़े बहुमत से जीतेंगे और विधानसभा में लोकसभा में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। उपचुनाव की सबसे बड़ी फाइट, चाचा की चुप्पी ने माहौल किया टाइट। अब आज सूचना आज से जारी हुई है। अब जब भी 2-3-4 दिन में आपको सब बुला करके, लखनऊ बुला करके या कहीं बुला करके आपको सब कुछ है। मुलायम की विरासत बचा पाएंगी बहुरानी, टेंशन बढ़ा रही है घटते वोट की कहानी। अखिलेश की अग्नि परीक्षा, क्या सपा कर पाएगी अपने सबसे बड़े किले की सुरक्षा? मैनपुरी की महाभारत में सबसे ज्यादा माहौल शिवपाल यादव की चुप्पी ने बढ़ा रखा है, क्योंकि जिस रघुराज शाक्य को भाजपा ने मैदान में उतारा है, उन्हें शिवपाल यादव का करीबी बताया जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि कहीं भाजपा और प्रसपा में कोई डील तो नहीं हो गई, क्योंकि भाजपा कह रही है कि शिवपाल उनके साथ है। मैनपुरी में यादव वर्सेस शाक्य, जनता तय करेगी भाग्य। मैनपुरी में भगवा या लाल, 24 की पृष्ठभूमि का सवाल। मैनपुरी की चुनावी जंग जैसे जैसे नजदीक आ रही है, उपचुनाव की लड़ाई रोचक होती जा रही है, क्योंकि मैनपुरी का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, ये संवेदनाओं का चुनाव है। एक नेता की विरासत का चुनाव है। अब इसी विरासत को बचाने के लिए डिंपल यादव मैदान में उतरी हैं, जिन्हें टक्कर देने के लिए अब भाजपा ने रघुराज शाक्य को मैदान में उतारा है। मतलब 2022 के उपचुनाव में
फिर से यादव वर्सेस शाक्य की लड़ाई होगी। वो और बात है कि पिछली बार ये लड़ाई मुलायम सिंह यादव और प्रेम कुमार शाक्य के बीच में थी। इस बार डिंपल यादव और रघुराज शाक्य के बीच होगी। मैनपुरी की जनता जिताने का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने का काम कर रही है। उन्हें नहीं चाहती वो जो हम उनसे मिल भी नहीं पाए। मैनपुरी की जनता चाहती कि रात के 12 बजे जरूरत पड़े तो कम से कम दरवाज़ा तो खटखटा ले, हमारा फ़ोन तो उठ जाए। हम सेवक के रूप में मैनपुरी जनता के बीच में जा रहा हूँ उनकी सेवा के लिए। मुझे आशीर्वाद पूर्ण विश्वास है। इटावा में इतिहास इटावा की जनता ने बदलने का काम किया था दोबारा। अब मैनपुरी की जनता क्योंकि जसवंत नगर हमारा गांव है, विधानसभा में मैनपुरी का मैं वोटर हूं और वोटर के नाते हमारा भी पूरा अधिकार है और मुलायम सिंह का शिष्य हूं। बेटे से ज़्यादा शिष्य का अधिकार होता है। आपको बता दें कि जिन रघुराज शाक्य को भाजपा ने डिंपल यादव के सामने उतारा है उनका भूतकाल समाजवादी पार्टी से ही जुड़ा है। वो 1999 और 2009 में इटावा से सपा के सांसद रह चुके हैं और जब 2012 में सपा के पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तब सपा के 224 विधायकों में एक नाम रघुराज शाक्य का भी था। हालांकि रघुराज शाक्य को शिवपाल खेमे का बताया जाता है क्योंकि जब शिवपाल यादव ने अपनी नई पार्टी बनाई थी तब रघुराज शाक्य को उपाध्यक्ष बनाया था। लेकिन 2022 की शुरुआत में रघुराज शाक्य भाजपा में शामिल हो गए और अब भाजपा ने शिवपाल के पुराने सिपाही को डिंपल के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनाकर मैदान में उतारा है। माननीय चौधरी चरण सिंह के शिष्य माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, बेटे अजीत सिंह थे। अजीत सिंह को विरासत मिल गई, उनकी संपत्ति लेकर राजनीतिक माननीय मुलायम सिंह ने मेहनत से लेने का काम किया था। रघुराज शाक्य जनता के बीच में जाएगा, हम उनके चरण छूँगा, पैर छूँगा, बुजुर्गों के उनके आशीर्वाद मिलेगा। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम उनके शिष्य हैं और हर अपना गुरु चाहता कि हमारा शिष्य आगे बढ़े। रघुराज सिंह शाक्य समाजवादी पार्टी के पुराने नेता रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं और शिवपाल यादव के बेहद करीबी बताए जाते हैं। शिवपाल यादव ने जब प्रसपा बनाई तो रघुराज सिंह शाक्य उसके उपाध्यक्ष थे। फिर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रघुराज सिंह शाक्य बीजेपी में आ गए और अब जब मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा है तो बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य पर दाव लगाया है। डिंपल यादव के नामांकन के बाद जिस तरीके से शिवपाल यादव मौन है, ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर रघुराज सिंह शाक्य को शिवपाल यादव का आशीर्वाद मिल गया तो समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। अब सवाल बड़ा ये है कि रघुराज शाक्य को चुनाव लड़ाने के पीछे कहीं शिवपाल यादव का दिमाग तो नहीं है, क्योंकि जब से अखिलेश यादव ने डिंपल को मैदान में उतारा है शिवपाल यादव चुप्पी साधे हुए हैं। वो ना कुछ बोल रहे हैं और ना ही कुछ खुलकर कह रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि कहीं भाजपा के साथ शिवपाल की कोई डील तो नहीं हो गई। इस सवाल को बल भाजपा के सांसद राजेंद्र अग्रवाल के इस बयान से मिल रहा है, जो कह रहे हैं कि शिवपाल उनके साथ है। तो आपको लग रहा है कि इस बार शिवपाल जो तरीके से पूरी तरीके से मौन है, आप लोग उनको साधेंगे और उनके जरिए डिंपल को एक बार फिर से चुनाव हराएंगे? नहीं, देखिए, शिवपाल जी उनके साथ तो नहीं है, ये तो तय है ये। और शिवपाल जी यदि उनके साथ नहीं है तो उससे उनको परेशानी होगी और उनको परेशानी कर दे कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। आज बीजेपी ने भी कैंडिडेट घोषित कर दिया और कल डिंपल यादव ने नामांकन कर दिया, पर वहां पर शिवपाल यादव की चुप्पी क्या एक बड़ा संदेश नहीं है? देखिए, अब बड़ा संदेश तो है ये है, जो प्रत्याशी है वो प्रसपा का ही नेता है। अभी हाँ, देखा आपने, तो अब सब जान ही रहे हैं, तो क्या पूछ रहे हैं। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से शिवपाल यादव ने मौन साध रखा है, उसके बाद से ये चर्चा शुरू हो गई है कि कहीं शिवपाल यादव और बीजेपी के बीच कहीं कोई डील तो नहीं हो गई है, क्योंकि डिंपल यादव के नामांकन में भी चाचा शिवपाल नहीं पहुंचे। और अब ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा है कि बीजेपी ने जिसे अपना उम्मीदवार बनाया है वो शिवपाल यादव की पार्टी में रहे हैं। अब सवाल बड़ा है कि क्या मैनपुरी में बड़ा खेल होने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव ने मैनपुरी की विरासत को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। वहीं शह और मात का एक खेल पर्दे के पीछे भी चल रहा है, क्योंकि एक दाव भाजपा ने चला है तो एक दाव अखिलेश यादव ने भी शिवपाल को स्टार प्रचारक बनाकर चल दिया है। अब मैनपुरी की इस लड़ाई को कौन जीतेगा, इसका फैसला 8 दिसंबर को साफ हो जाएगा। लेकिन मैनपुरी के दंगल में बयानों का बवंडर रोज उठेगा। अनुभव शुक्ला के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा।
लेकिन जहां भाजपा शिवपाल को अपना बता रही है, वहीं आज अखिलेश यादव ने शिवपाल को स्टार प्रचारक बनाकर मुलायम सिंह यादव वाला चरखा दांव चल दिया। क्योंकि जो शिवपाल अब तक चुप हैं, अब उन्हें जवाब देना होगा कि वो डिंपल के लिए प्रचार करेंगे या नहीं। शिवपाल बनेंगे मैनपुरी के कारक, अखिलेश ने बनाया स्टार प्रचारक। अखिलेश ने चला मुलायम वाला दाव, अब क्या करेंगे शिवपाल? मैनपुरी में सपा और भाजपा दोनों ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन शिवपाल यादव अभी भी खामोश है, क्योंकि कोई उन्हें भाजपा के साथ बता रहा है तो कोई भाजपा प्रत्याशी रघुराम शाक्य को शिवपाल का सिपाही बता रहा है। लेकिन अब अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को स्टार प्रचारक बनाकर ऐसा दांव चला है कि यूपी की राजनीति को गरमा दिया है। सपा के स्टार प्रचारक की लिस्ट में शिवपाल यादव का नाम 7वें नंबर पर है, जबकि पहले नंबर पर अखिलेश यादव, दूसरे नंबर पर किरण मैनंदा, तीसरे नंबर पर राम गोपाल यादव, चौथे नंबर पर आजम खान, पांचवें नंबर पर जया बच्चन और छठे नंबर पर नरेश उत्तम पटेल का नाम है। माननीय शिवपाल यादव जी पूरी ताकत से, दमखम से नेताजी और समाजवादियों की एक ऐतिहासिक लोकसभा की सीट को जिताने में अपना पूरा योगदान देने के लिए वो मैनपुरी पहुंच चुके हैं और समाजवादी पार्टी के प्रमुख स्टार प्रचारकों में से भी हैं। ये जो शोर शराबा उनको लेकर बीजेपी आरएसएस ने फैलाया था, आज उन्हें एक करारा जवाब मिल गया है। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर शिवपाल यादव ने अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर रघुराज सिंह शाक्य को मैदान में उतारा है। वही रघुराज सिंह शाक्य जो शिवपाल यादव के बेहद करीबी रहे। यही वजह है कि भाजपा के नेता शिवपाल यादव के उनके साथ होने की ताल ठोक रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेताओं का साफ कहना है कि इस चुनाव में शिवपाल यादव घर की बहू के साथ है और उनका प्रचार करते हुए नजर आएंगे। सपा ने मैनपुरी में यादवों की संख्या को देखते हुए 8 यादवों को स्टार प्रचारक बनाया है। वहीं लिस्ट में 3 शाक्य को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। मतलब सपा ने यादव और शाक्य को साथ लेने की कोशिश की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल शिवपाल यादव का है, जिनको लेकर सपा लगातार दावे पर दावे कर रही है। एक दिन पहले सपा महासचिव राम गोपाल यादव ने दावा किया था कि डिंपल यादव को उम्मीदवार शिवपाल यादव से पूछकर ही बनाया है। शिवपाल जी का भी पूरा समर्थन? पूरा समर्थन। शिवपाल को पीछ के उम्मीदवार बनाए गए। शिवपाल से कल नॉमिनेशन के लिए भी कहा गया, प्रस्तावक बनने के लिए। शिवपाल से पूछ के प्रत्याशी बनाया गया? पूछा था उन्हें किसे लड़ाया जाए, अखिलेश ने। जहाँ तक मेरी जानकारी है वो सही जानकारी है। लेकिन इसके बाद भी शिवपाल डिंपल के नामांकन में शामिल नहीं हुए। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या शिवपाल स्टार प्रचारक बनने के बाद डिंपल के लिए प्रचार करने आएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार एकजुटता की बात कर रही है, लेकिन शिवपाल की चुप्पी सवाल उठा रही है। अब सवाल इस बात का भी है कि अगर शिवपाल सपा के लिए इतने जरूरी हैं, तो उन्हें आजमगढ़, रामपुर और गोला के उपचुनाव में स्टार प्रचारक क्यों नहीं बनाया? या फिर ये सब जताने के लिए है कि मुलायम की विरासत को बचाने के लिए पूरा परिवार एक साथ है? अब शिवपाल साथ आते हैं या नहीं, इसका फैसला शिवपाल यादव पर छोड़ दिया है। जानकारों की माने तो अखिलेश ने शिवपाल पर मुलायम वाला दाव चला है, जिसका जवाब शिवपाल कैसे देते हैं ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात भाजपा का चक्रवर्ती प्लान मैनपुरी, खतौली और रामपुर के लिए त्रिमूर्ति ऐलान, क्योंकि भाजपा ने सभी सीटों के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और उम्मीदवारों के नाम तय करते हुए भाजपा ने जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा की रणनीति मैनपुरी में काम करेगी? वहीं एक सवाल रामपुर का भी है, जहां आजम ने फिर से आसिम राजा को मैदान में उतार दिया है। उपचुनाव का चक्रवर्ती प्लान, भाजपा का त्रिमूर्ति ऐलान, हर सीट का गुणा भाग, भाजपा का SSS संदेश। उपचुनाव के महाभारत में भाजपा ने तीनों सीट पर अपने पत्ते खोल दिए हैं। जहां मैनपुरी से डिंपल के सामने रघुराज शाक्य पर भरोसा जताया है,
वहीं रामपुर में आजम खान की चुनौती बढ़ाने वाले आकाश सक्सेना को उम्मीदवार बनाया है, जबकि खतौली के दंगल में भाजपा ने विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को उतारा है। मतलब हर सीट को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने दांव चला है और बेहतर हम लोग कर सकें उसके परिणाम के लिए हम लोग संकल्पित हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, हमारी पूरी टीम, हम देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में हम लोग निश्चित रूप से तीनों सीटें, दोनों विधानसभा की, लोकसभा की मैनपुरी भाजपा जीतेगी। जाहिर सी बात है, बीजेपी ने इन तीनों ही सीटों पर जो जातीय समीकरण है उसके हर एक गुणागणित को जांचने के बाद ही अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं और अपने पत्ते खोले हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को इन तीनों ही उपचुनाव की अहमियत का अंदाज़ा है और शायद इसीलिए बीजेपी ने हर एक चीज़ जांचने के बाद, देखने के बाद और हर एक गुणागणित समझने के बाद अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। भाजपा की कोशिश उपचुनाव की लड़ाई को नेक टू नेक बनाने की है, क्योंकि मैनपुरी में यादव वोट के बाद सबसे ज्यादा संख्या शाक्य वोटर की है और जिन रघुराज शाक्य को टिकट दिया गया है वो सपा के पृष्ठभूमि को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि अगर शिवपाल का साथ उन्हें मिल गया तो वो बड़ा खेल कर सकते हैं। मैनपुरी जनता जिताने का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने का काम कर रही है। उन्हें नहीं चाहती वो जो हम उनसे मिल भी नहीं पाए। मैनपुरी जनता चाहती कि रात के 12 बजे जरूरत पड़े तो कम से कम दरवाज़ा तो खटखटा ले, हमारा फ़ोन तो उठ जाए। ठीक यही सोच भाजपा की खतौली में है। यहाँ भाजपा ने विक्रम सैनी की पत्नी के जरिए इमोशनल कार्ड खेला है, क्योंकि विक्रम सैनी 2022 में चुनाव जीते थे। वहीं रामपुर में भाजपा ने आजम खान के धुर विरोधी आकाश सक्सेना को उतारा है। देखिए, रामपुर का जो चुनाव है वो हम विकास के मुद्दे पर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और रामपुर में जो रोजगार की एक समस्या है उसको बहुत बड़ा तौर पर जिसको आज हमेशा दिक्कतें रही है उस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव यहाँ ऐतिहासिक चुनाव होगा। मतलब जितना सियासी पारा मैनपुरी में चढ़ा हुआ है उतना ही पश्चिम का गर्म है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा अपना विजय रथ कायम रख पाएगी या फिर मैनपुरी और रामपुर में रुकावट के लिए खेद आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात खतौली की, जो उपचुनाव का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है, जहां सपा और रालोद मिलकर भाजपा को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि ये सीट सपा के हिस्से की है। पिछली बार इसे भाजपा ने जीता था। ऐसे में अगर सपा और रालोद ने यह सीट जीत ली तो दूर तक संदेश जाएगा और यही वजह है कि खतौली की एक सीट ने पूरे पश्चिम का पारा चढ़ा दिया है। खतौली पर किसकी दावेदारी? मैदान में उतरी भाजपा की राजकुमारी। पश्चिम की परीक्षा में कौन होगा पास? भाजपा ने चला बाहरी वाला कार्ड। वो वहाँ के स्थानीय है नहीं, वो बाहरी प्रत्याशी हैं। उपचुनाव के दंगल में अगर मैनपुरी केंद्र है तो खतौली पश्चिम की राजनीति का बिंदु है, जहां सपा और रालोद मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब सपा और रालोद की एकजुटता को चुनौती देने के लिए भाजपा ने विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को मैदान में उतारा है, जिसकी टक्कर अब रालोद के मदन भैया से होगी। बज्जी चुनाव था, हम इस नज़रिए से देख रहे हैं कि हमारी जीत निश्चित है। हम तो उसमें प्रधान लड़ी, उसमें भी चुनाव जीतते, विधायक बाद में जिला पंचायत बने उसमें भी जीतते हैं जी, विधानसभा 2 बार जीत ली है। चुनाव में मुकाबला तो होता ही है, लेकिन मुझे विश्वास है, कार्यकर्ताओं के बलबूते मैं कहना चाहता हूं और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के बलबूते कहना चाहता हूं, जनता पर विश्वास है कि पहले से दुगुनी वोटों से ये चुनाव जीते। मदन भैया के सामने महिला प्रत्याशी राजकुमारी सैनी को चुनाव लड़ाना भी बीजेपी की रणनीति का बड़ा हिस्सा है। बीजेपी को लगता है कि विक्रम सैनी की सदस्यता जाने के बाद जो सियासी तूफान उठा, उसमें जीत की दहलीज तक पहुंचने के लिए 2022 की समीकरण पर चुनाव लड़ना बेहतर विकल्प होगा। एक तरफ राजकुमारी सैनी राजनीति में एकदम नहीं है, वहीं मदन भैया मजे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन भाजपा ने मदन भैया को बाहरी बताते हुए माहौल गरमा दिया है। ऐसा है, वो जो चुनाव हो रहा है वहाँ पे पहले ही मैं कह सकता हूँ जो विरोधी दल का प्रत्याशी आपने इनके बारे में बताया
वो वहाँ के स्थानीय हैं नहीं, वो बाहरी प्रत्याशी हैं और जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देगी और भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। आपको बता दें कि भाजपा को ये मौका खुद रालोद ने ही दिया है, क्योंकि रालोद का एक धड़ा लगातार मदन भैया के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, जो न सिर्फ मदन भैया को बाहरी बता रहा है बल्कि खतौली में जयंत की टेंशन भी बढ़ा रहा है, क्योंकि जयंत ने काफी सोच समझकर गुर्जर, मुस्लिम और जाट समीकरण बिठाया है। लेकिन अब ये समीकरण गड़बड़ा सकता है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या जयंत चौधरी पश्चिम के बीच पर भाजपा को चुनौती दे पाएंगे, क्योंकि इस चुनाव में एक परीक्षा सपा और रालोद के गठबंधन की भी होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जहां उपचुनाव में भाजपा और सपा एक दूसरे को सीधी टक्कर दे रहे हैं, वहीं बसपा और कांग्रेस ने उपचुनाव की लड़ाई से दूरी बना ली है। अब ये हार का डर है या कुछ और? क्योंकि आज जब एक सवाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी से किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि उनका फोकस हिमाचल और गुजरात पर है। यूपी में उपचुनाव से कांग्रेस की दूरी, क्या हिमाचल और गुजरात है मजबूरी? पूरा नेतृत्व अभी हिमाचल के बाद फिर गुजरात उधर उलझा है। कैसे खत्म होगा यूपी में बनवास जब प्लान नहीं पास? जिस उपचुनाव ने देश के सबसे बड़े सूबे का पारा चढ़ा दिया है, उस उपचुनाव से कांग्रेस ने ये कहते हुए दूरी बना ली है कि उसे हिमाचल प्रदेश और गुजरात पर फोकस करना है, इसीलिए वो उपचुनाव नहीं लड़ेगी। हाल ही में अभी नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के चुनाव है। एक तो बड़ा कारण यह भी है, दूसरा पूरा नेतृत्व अभी हिमाचल के बाद फिर गुजरात उधर उलझा है। उपचुनाव में हम जो तैयारी करके लड़ना चाह रहे थे, वो तैयारी अभी हमारी है। कुछ भी निर्देश मिलेंगे आने वाले टाइम में, आजकल में, उसको फॉलो किया जाएगा। अब सवाल बड़ा ये है कि क्या हिमाचल और गुजरात में सिर्फ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, क्योंकि दूसरी तरफ भाजपा है जो हिमाचल और गुजरात के साथ साथ यूपी का उपचुनाव भी लड़ रही है। अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पे कहा है कि उनकी पार्टी इस वक्त हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव में व्यस्त है, लिहाजा ऐसे में पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी भी जहां गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ रही है, वहीं पूरे दमखम के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव भी लड़ रही है। ऐसे में 2024 की तैयारी कर रही कांग्रेस पार्टी क्या उपचुनाव न लड़के संगठन को उस तरीके से विस्तार दे पाएगी जिसकी वो उम्मीद कर रही है? अब सवाल ये है कि अगर कांग्रेस यूपी में चुनाव नहीं लड़ेगी तो खुद को मजबूत कैसे करेगी, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट है, जिसे हासिल कर भाजपा ने न सिर्फ 2 बार केंद्र में सरकार बनाई है, बल्कि यूपी को ही टारगेट कर वो तीसरी बार हैट्रिक की तैयारी कर रही है। वही सवाल इस बात का भी है कि चुनाव न लड़कर कांग्रेस किसकी राह आसान कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।